ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 891। तुम किस बात पर हंस रहे हो? भाग 2। लियोपोल्ड ने उस वस्तु को देखा जिसे अलारिक ने बाहर निकाला और उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। प्रश्न में वस्तु एक छोटा काले रंग का पत्थर था जिसमें हजारों छोटे चमकते सितारे भरे हुए थे। ज्ञान का पत्थर, लियोपोल्ड ने चौंक कर कहा, अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए। लियोपोल्ड की चौंक कर प्रतिक्रिया पर अलारिक मुस्कुराया और उसकी आंखें चालाकी से चमक उठीं। मुझे ये ज्ञान का पत्थर कुछ साल पहले मिला था, लोमड़ी बोली और पत्थर को लियोपोल्ड के सामने रख दिया। मुझे इस पत्थर की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पत्थर मेरी समस्या का समाधान कर सकता है। हो, लियोपोल्ड ने अलारिक की बात पूरी की और ज्ञान के पत्थर को एक विचारशील भाव से देखा। हाँ, लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक मुस्कुराया। अब आपको बस ये घोषणा करनी है कि आपने डकैती के अपराधी को पकड़ लिया है। ये साबित करने के लिए कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप इस ज्ञानोदय पत्थर की नीलामी कर सकते हैं, ये दावा करते हुए कि आपने इसे चोरों से बरामद किया है। अलारिक ने ये कहने के बाद विराम लिया और एक पल के बाद जारी रखा। यदि आप इस विधि का उपयोग करते हैं तो आपको उनके सिर पर इनाम भी नहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ज्ञानोदय पत्थर चुराने वाले चोर पहले ही मर चुके हैं। साथ ही आप इस ज्ञानोदय पत्थर की नीलामी करके अपने नीलामी घर में बहुत से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे आपके नीलामी घर की खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ हद तक बहाल किया जा सकता है। लियोपोल्ड ने अलारिक की हर बात सुनी और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसका विचार काफी अच्छा था। हालांकि अभी भी कुछ समस्याएं थीं, जैसे कि क्या होगा यदि एक बार उसने घोषणा की कि उसने लुटेरों को पकड़ लिया है और उन्हें मार डाला है, लेकिन कुछ समय बाद कोई उन्हें पकड़ लेता है। यदि कोई इवान और सीडा को दुनिया के सामने ये घोषणा करने के बाद पकड़ लेता है कि उसने उन्हें मार डाला है, तो क्या वह सभी लोगों के सामने हंसी का पात्र नहीं बन जाएगा? हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं है और इस तरह की समस्या से बचने के लिए मेरे पास कई तरीके हैं, लियोपोल्ड ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, क्योंकि एक और बात थी जिसने उसे अलारिक की योजना के साथ जाने से हिचकाया। अगर मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता हूं, तो मैं अपने अधीनस्थों को गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की खोज करने के लिए भेजने का अपना कारण खो दूंगा। उसने अलारिक को अपने अधीनस्थों को गुप्त क्षेत्र की खोज करने के लिए भेजने के लिए इसलिए कहा था ताकि वह इवान और सीडा को पकड़ सके, ताकि वह अपने नीलामी घर की प्रतिष्ठा को बहाल कर सके। लेकिन अगर वह उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो उसकी अधिकांश समस्याएं हल हो जाएंगी। जो लोग ये कहकर उस पर गंदगी फेंक रहे हैं कि वह 2 निम्न स्तरीय कोर रिवॉल्वर को भी नहीं पकड़ सका, वे अपना मुंह बंद कर लेंगे और ज्ञानोदय पत्थर की नीलामी करके वह कई लोगों को आकर्षित करने में सक्षम होगा, जिससे उसके नीलामी घर की प्रतिष्ठा कुछ हद तक बहाल हो जाएगी। वह अपने नीलामी घर की प्रतिष्ठा को भी बहाल करना चाहता था, लेकिन साथ ही वह एक नए क्षेत्र की खोज करने का अवसर नहीं खोना चाहता था, जिसे अतीत में बहुत से लोगों ने नहीं खोजा था। लियोपोल्ड की भौहें सिकोड़ते हुए देखकर अलारिक ने मन ही मन उपहास किया, क्योंकि वह आसानी से अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रहा था। लालची लोगों को धोखा देना बहुत आसान है, अलारिक ने मन ही मन सोचा और चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो, फिर भी मैं तुम्हारे अधीनस्थों को डार्क फॉरेस्ट में गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश करने की अनुमति दूंगा। अलारिक की बात सुनकर लियोपोल्ड अपने विचारों से बाहर आया और उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य के साथ उसे देखा, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लोमड़ी को पता होगा कि वह क्या सोच रहा था। उस आश्चर्यचकित नज़र का क्या मतलब है? अलारिक ने लियोपोल्ड के आश्चर्यचकित भाव को देखकर अपनी आंखें घुमाते हुए पूछा। मैं तुम्हें बहुत समय से जानता हूं, इसलिए यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि तुम क्या सोच रहे हो। अल्रिक की व्यंग्य भरी आवाज सुनकर लियोपोल्ड ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने आखिरकार अपना मुंह खोला और पूछा, क्यों? तुम मुझे अपने अधीनस्थों को प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए क्यों भेज रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि मैं क्या सोच रहा हूं? लियोपोल्ड की बात सुनकर अल्रिक मुस्कुराया और गंभीर स्वर में बोला, क्या ये स्पष्ट नहीं है? मैं तुम्हें हमारी दोस्ती के कारण अनुमति दे रहा हूं। अल्रिक की बात सुनकर लियोपोल्ड का मुंह थोड़ा खुला और उसे लगा कि शायद ये लोमड़ी उतनी बुरी नहीं है जितनी उसने सोची थी। लेकिन ये क्षणिक अच्छा प्रभाव तुरंत ही टूट गया जब उसने अल्रिक के अगले शब्द सुने। चूंकि हम पुराने दोस्त हैं, मुझे यकीन है कि अगर आपको उस गुप्त क्षेत्र में कुछ अच्छा भी मिला तो आप उसे मेरे साथ जरूर शेयर करेंगे, है ना? लियोपोल्ड ने अलारिक की तरफ देखा, जो उसे एक लोमड़ी जैसी मुस्कान के साथ घूर रहा था और उसका मुंह बेकाबू होकर हिल रहा था। वह बूढ़े लोमड़ी को कोसना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह उचित नहीं था, इसलिए उसने एक गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। बेशक, चूंकि हम दोस्त हैं, इसलिए ये स्पष्ट है कि मैं गुप्त क्षेत्र में जो भी चीजें पाऊंगा उसे आपके साथ शेयर करूंगा।
अच्छा, लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक मुस्कुराया और चाय की मेज पर रखे ज्ञानोदय पत्थर की ओर इशारा किया। तो क्या तुम मेरी योजना के अनुसार आगे बढ़ोगे? लियोपोल्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया और मुट्ठी के आकार के ज्ञानोदय पत्थर को देखा। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपना मुंह खोला और पूछा, कितना? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक मुस्कुराया और गर्मजोशी से कहा, चूंकि हम पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं तुम्हें छूट दूंगा। आप इस ज्ञानोदय पत्थर को अपने साथ मात्र 150 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों के बदले में ले जा सकते हैं। खांसी खांसी लियोपोल्ड ने चाय पीते हुए दम घुटा और अपनी आंखें चौड़ी करके अलारिक को देखा। उसने कांपते हुए अपनी उंगली अलारिक की ओर उठाए और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने अपना सिर हिलाया और बताया कि वह अपने व्यवसाय की प्रतिष्ठा को कैसे बहाल कर पाएगा और अपने प्रतिस्पर्धियों को उस पर गंदगी फेंकने से कैसे रोक पाएगा। अरे, तो ऐसा ही लगता है जब कोई उसका शोषण करता है। लियोपोल्ड ने अपने चेहरे पर एक बदसूरत भाव के साथ मन ही मन सोचा, क्योंकि ज्यादातर समय वही दूसरों का शोषण करता है। लेकिन वर्तमान स्थिति अलारिक के लिए बहुत अनुकूल थी और ईमानदारी से अगर वह अपनी जगह पर होता तो वह भी उस व्यक्ति से जितना संभव हो सके उतना पैसा निचोड़ने की कोशिश करता। जूते 110 मिलियन, यही सबसे अच्छा है जो मैं तुम्हें दे सकता हूं, लियोपोल्ड ने लंबी बातचीत के बाद अपने दांत पीसते हुए कहा। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक ने उसके चेहरे पर एक उलझन भरी नज़र से उसे देखा, लेकिन अंत में उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि हम पुराने दोस्त हैं इसलिए मैं इसे तुम्हें सस्ते दाम पर बेच दूंगा। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर लगभग उस पर हमला कर दिया, लेकिन जब उसने बगल से किसी के हंसने की आवाज़ सुनी तो वह रुक गया। उसने बगल से देखा और लाल बालों वाली महिला को हंसते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक भाव था। ये देखकर कि एक मामूली नौकर भी उस पर हंस रहा था, लियोपोल्ड का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो, कुतिया? अध्याय 892 आत्मा प्रतिध्वनि भाग 1। ये देखकर कि एक छोटा सा नौकर भी उस पर हंस रहा है, लियोपोल्ड का चेहरा काला पड़ गया और उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम किस बात पर हंस रही हो, कुतिया? जैसे ही लियोपोल्ड ने बोलना समाप्त किया, अलारिक के छिपे हुए क्षेत्र में एकदम सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि तालाब में मछलियाँ, तितलियाँ और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते छोटे पक्षी भी रुक गए और मुंह खोलकर लियोपोल्ड की दिशा में देखने लगे। लियोपोल्ड की बात सुनकर अलारिक भी अचंभित रह गया, लेकिन उसने जल्दी से अपने होश संभाले और अनास्तासिया की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। भाड़ में जाओ। हालांकि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन अलारिक खुद को कोसने और बहुत पसीना बहाने से रोक नहीं पाया। तुम्हें पता है, बेवकूफ़, अगर तुमने मुझे पहले भी इस तरह से शाप दिया होता तो मैं तुम्हें कुछ हजार सालों के लिए दुर्स्वप्नों की दुनिया में बंद कर देती। लेकिन चूंकि मैं अच्छे मूड में हूं इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ दूंगी, अनास्तासिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अब अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लंगड़े लन जैसे शरीर को 2 टुकड़ों में काट दूं तो बेहतर है कि मैं अपना मन बदलने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अनास्तासिया की बात सुनकर अलारिक और लियोपोल्ड अवाक रह गए और दोनों ने चौंकते हुए लाल बालों वाली महिला को देखा। हालांकि जिस कारण से वे चौंके थे वह एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अलारिक चौंक गया क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अनास्तासिया जैसी नासमझ महिला, जो थोड़ी सी भी उत्तेजना पर लोगों को पीटना शुरू कर देती थी, लियोपोल्ड को छोड़ रही थी, जिसने अभी अभी उसे कुतिया कहा था। क्या इसलिए कि वह अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती? अलारिक ने सोचा और उसे यह उचित लगा। वह नहीं जानता था कि अनास्तासिया के पास उसकी मूल शक्तियों का आधा से भी कम क्यों था, लेकिन उसने सोचा कि उसने लियोपोल्ड के साथ कुछ भी नहीं किया, इसका कारण यही था। ठीक है, भले ही ये लालची पिशाच रैंक 5 के लोगों के बीच काफी कमजोर है, फिर भी उसके लिए अपनी आधी से भी कम शक्तियों के साथ उसे हराना आसान नहीं होगा, अलारिक ने सोचा और राहत की सांस ली, क्योंकि जब लियोपोल्ड ने उसे पहले शाप दिया था तो उसने सोचा था कि वह लियोपोल्ड को मार डालेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो यह एक परेशानी का मामला बन जाएगा, क्योंकि लियोपोल्ड का ब्लडमून साम्राज्य के उच्च अधिकारियों के साथ संबंध था। जबकि अलारिक हैरान था कि मारने के बजाय अनास्तासिया ने लियोपोल्ड को सिर्फ चेतावनी दी। लियोपोल्ड हैरान था क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था कि एक साधारण नौकर उसे बेवकूफ़ कहने की हिम्मत कैसे कर सकता है, और यहाँ तक कि उसके सुंदर शरीर की तुलना एक लंगड़े लन से कर सकता है। चूंकि अनास्तासिया के पास उसकी पूरी शक्ति नहीं थी, इसलिए उसके चारों ओर का वातावरण काफी अव्यवस्थित था, इसलिए लियोपोल्ड यह नहीं बता सका कि उसकी रैंक क्या थी। भले ही वह उसकी रैंक निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन उसे लगा कि उसकी मौजूदा शक्तियां उसकी तुलना में कमजोर हैं। क्योंकि वह एक व्यवसायी था, उसकी चमड़ी काफी मोटी थी और अगर उससे ज्यादा ताकतवर कोई उसके बारे में कुछ बुरा कहता तो वह अपना अभिमान निगल जाता और बिना किसी प्रतिकार के उनकी बात सुन लेता, ठीक वैसे ही जैसे पहले जब उसने कुछ नहीं कहा था, जब अलारिक ने अपने अधीनस्थ को जमीन पर दबा दिया और कहा कि उसके लिए उसे मारना बहुत आसान है।
लेकिन ये तर्क केवल उससे ज़्यादा ताकतवर लोगों पर लागू होता है, इसलिए जब अनास्तासिया, जो उसकी नज़र में उससे कमज़ोर थी, ने उसे बेवकूफ़ कहा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। डार्क स्टार, इस कुतिया को सबक सिखाओ, लियोपोल्ड ने अपनी गहरी लाल आंखों से अनास्तासिया को देखते हुए गुस्से से भरी आवाज़ में कहा। जिस क्षण उसने कहा, उसके पीछे खड़ा काले कपड़ों वाला आदमी गायब हो गया। जब अलारिक ने देखा कि क्या हो रहा है तो उसने डार्क स्टार को रोकना चाहा, लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने देखा कि अनास्तासिया अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ उसे देख रही है, मानो उसे कुछ न करने के लिए कह रही हो। अनास्तासिया की मुस्कुराहट देखकर अलारिक रुक गया और हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। हालांकि किसी भी स्थिति में उसने फिर भी अपनी शक्ति को पूरे छिपे हुए क्षेत्र में तैनात किया, क्योंकि वह जानता था कि डार्क स्टार पूरे यूटोपिया में सबसे अच्छे हथियारों में से एक था और उसने अतीत में 2 रैंक 5 कोर रिवॉल्वर्स को भी मार दिया था। अपनी शक्तियों को तैनात करने के बाद अलारिक आसानी से डार्क स्टार को देख पाया, जो पूरी तरह से आसपास के वातावरण में घुल मिल गया था। जब लियोपोल्ड ने डार्क स्टार को उसे सबक सिखाने के लिए कहा तो अनास्तासिया ने कोई चिंता नहीं दिखाई और पहले की तरह उसी जगह पर बैठ गई। अचानक अलारिक की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसने अनास्तासिया के शरीर के अंदर एक अजीब शक्ति को महसूस किया। अगर वे उसके छिपे हुए क्षेत्र के अंदर नहीं होते तो उसे इसका एहसास नहीं होता, लेकिन चूंकि वे छिपे हुए क्षेत्र के अंदर थे जो पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था, इसलिए वह इसे महसूस करने में सक्षम था। लियोपोल्ड इस शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था और अनास्तासिया को घृणा भरी आंखों से देख रहा था। अचानक अनास्तासिया ने अपनी एक उंगली को थोड़ा ऊपर उठाया और अपने से थोड़ी दूर पर जमीन पर थपथपाया। लियोपोल्ड और अलारिक दोनों ही भ्रमित हो गए जब अनास्तासिया ने अचानक अपनी उंगली जमीन पर टैप की और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रही है, लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता कि जिस जगह पर उसने अपनी उंगली टैप की थी वह जगह काली पड़ने लगी और जल्द ही उस काले क्षेत्र ने एक छाया का आकार ले लिया। जब लियोपोल्ड और अलारिक ने छाया के आकार को देखा तो वे अचंभित रह गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि छाया का आकार डार्क स्टार जैसा था। क्या? उसने अपनी नज़र आवाज़ की दिशा में घुमाई और जल्द ही कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। अलारिक ने भी आवाज़ की दिशा में देखा और लियोपोल्ड की तरह ही उसकी आंखें भी चौंक कर चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि किसी समय उन्हें एहसास हुए बिना डार्क स्टार की छाती में एक छोटा सा छेद दिखाई दिया था जहां उसका दिल स्थित था और उस छेद से खून जमीन पर टपक रहा था। अध्याय 893 स्पिरिट रेजोनेंस भाग 2। जब लियोपोल्ड ने डार्क स्टार को उस पर हमला करने का आदेश दिया तो अनास्तासिया काफ़ी हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लंगड़ा लंड वाला पिशाच उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। सिर्फ एक नज़र से वह बता सकती थी कि बेवकूफ़ पिशाच के विपरीत काले कपड़ों में आदमी काफ़ी शक्तिशाली था। हालांकि डार्क स्टार रैंक 4 के शिखर पर थी, रैंक 5 पर भी नहीं। शैडो ड्रैगन्स की पूर्वज के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग करते हुए वह बता सकती थी कि रैंक 5 को रिवॉल्वर को भी डार्क स्टार के शक्तिशाली चुपके कौशल के कारण उसके खिलाफ लड़ने में मुश्किल होगी। हालांकि वह आदमी शक्तिशाली था, लेकिन अनास्तासिया ने उसे अपनी नज़रों में नहीं रखा, क्योंकि उसके सामने लगभग सभी चुपके प्रकार के कौशल बेकार थे। इसके अलावा भले ही उसके पास अपनी मूल शक्तियों का आधा से भी कम था, क्योंकि उसने अपनी अधिकांश शक्तियां छाया क्षेत्र के अंदर सार क्लोन के पास छोड़ दी थी, फिर भी उसे इतना भरोसा था कि वह किसी भी रैंक 4 को रिवॉल्वर को हरा सकती थी। केवल रैंक 5 और रैंक 6 को रिवॉल्वर ही उसे परेशानी दे सकते थे और उच्च स्तरीय को रिवॉल्वर का सामना करते समय भी उसके पास कई तुरुप के पत्ते थे जो उसने पिछले कुछ हजार वर्षों से छाया क्षेत्र में रहते हुए बनाए थे। अनास्तासिया को बहुत पहले से पता था कि एक दिन उसे छाया क्षेत्र छोड़ना होगा, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे एक शक्तिशाली सार क्लोन बनाना होगा और अपनी अधिकांश शक्तियां पीछे छोड़नी होंगी। यूटोपिया में उसके कई दुश्मन थे, इसलिए वह जानती थी कि अपनी आधी से भी कम शक्तियों के साथ छाया क्षेत्र छोड़ना उसके लिए काफ़ी खतरनाक होगा। इसलिए छाया क्षेत्र छोड़ने के बाद परेशानी से बचने के लिए उसने कुछ ऐसी तकनीकें बनाई जो उसकी मदद करेंगी। छाया क्षेत्र के अंदर रहते हुए उसने जो तकनीकें बनाई उनमें से एक थी स्पिरिट रेजोनेंस। सार क्लोन बनाने के लिए लोगों को अपनी आत्मा का एक बहुत छोटा हिस्सा उसके अंदर लगाना पड़ता है, लेकिन अनास्तासिया के मामले में उसे अपनी आत्मा का आधा से ज़्यादा हिस्सा उस सार क्लोन के अंदर लगाना पड़ा जिसे उसने छाया क्षेत्र में छोड़ दिया था, क्योंकि उसे छाया क्षेत्र के आंशिक अधिकार का दबाव सहना था और यह मजबूत आध्यात्मिक शक्ति के बिना असंभव था। इस सार क्लोन को बनाने के कारण ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान अनास्तासिया के पास उसकी मूल शक्तियों का केवल 25 से 30% ही बचा है, लेकिन उसने जो स्पिरिट रेजोनेंस तकनीक बनाई है उसका उपयोग करके वह अपनी आत्मा के उस हिस्से के साथ एक अस्थायी लिंक बना सकती है जिसे उसने सार क्लोन के अंदर लगाया था, और उस लिंक का उपयोग करके अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए शैडो दायरे के अंदर छोड़ी गई आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति को जला सकती है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जलाना स्वाभाविक रूप से एक बहुत ही खतरनाक काम है, और अगर इस तकनीक का उपयोग करते समय कुछ गलत हो जाता है तो उसकी आत्मा को बहुत नुकसान होगा और सबसे खराब स्थिति में वह गहरी नींद में चली जाएगी, या इससे भी बदतर उसकी आत्मा का वह हिस्सा जो उसने शैडो दायरे के अंदर छोड़ा है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा।
अनास्तासिया ने इस तकनीक को बनाने का एकमात्र कारण शैडो दायरे का उपचार कारक था, जो आत्माओं को ठीक करने में बहुत प्रभावी था। शैडो दायरे पर आंशिक अधिकार होने के कारण वह इस तकनीक का उपयोग करते समय कुछ गलत होने की स्थिति में अपनी आत्मा को ठीक करने के लिए इसकी शक्ति का उपयोग कर सकती थी। लेकिन जाहिर है, अगर उसने इस तकनीक का अत्यधिक उपयोग किया तो छाया क्षेत्र के उपचार कारक के साथ भी परिणाम भयानक होंगे। हालांकि यह तकनीक काफ़ी खतरनाक थी। अगर उसने इसे सही नियंत्रण के साथ संयम से इस्तेमाल किया तो यह उसकी शक्तियों को बहुत बेहतर बना सकती थी। हालांकि अनास्तासिया ने इस तकनीक को बनाया था, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका कभी नहीं मिला। इसलिए जब डार्क स्टार ने उस पर हमला किया तो उसने अलारिक को संकेत दिया, जो डार्क स्टार को रोकना चाहता था कि वह कुछ भी न करे, क्योंकि वह इसका परीक्षण करना चाहती थी। जैसे ही उसने स्पिरिट रेजोनेंस तकनीक को सक्रिय किया, उसने अपनी आत्मा के दूसरे भाग के साथ एक संबंध महसूस किया जो छाया क्षेत्र के अंदर था, और लिंक के माध्यम से जिस क्षण उसने सार्क्लोन की आध्यात्मिक शक्ति को जलाया, उसके शरीर में शक्ति का एक उछाल भर गया, जिससे उसकी शक्तियां उसकी मूल शक्तियों के लगभग 70% तक पहुंच गईं। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए स्पिरिट रेजोनेंस का उपयोग करने से पहले ही वह डार्क स्टार की उपस्थिति को महसूस कर सकती थी, लेकिन अपनी शक्ति बढ़ाने के बाद वह उसे स्पष्ट रूप से देख सकती थी, भले ही वह अपने चुपके कौशल का उपयोग करके छिपा हुआ था। डार्क स्टार की स्थिति को देखते हुए उसने उस स्थान की गणना की जहां उसकी छाया बनती अगर वह अदृश्य नहीं होता, और अपनी एक ऐसी कुशलता का उपयोग करके वहां टैप किया जो लोगों को उनकी छाया के माध्यम से सीधे नुकसान पहुंचा सकती थी। अनास्तासिया ने डार्क स्टार की छाया के सीने के क्षेत्र पर अपनी उंगली टैप की जहां उसका दिल स्थित था, और बहुत अधिक बल का उपयोग किए बिना अपनी उंगली दबा दी। हालांकि उसने बहुत अधिक बल का उपयोग नहीं किया, लेकिन डार्क स्टार, जो उस पर हमला करने के लिए तैयार था, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी छाती के अंदर चाकू घोंप दिया हो, और चाकू उसके दिल को छुरा घोंपने से बस 1 मिलीमीटर दूर था। आसन मौत के डर को महसूस करते हुए डार्क स्टार चुपके मोड से बाहर आया और आतंक से भरी आंखों से अनास्तासिया को देखा। उसने उस जगह पर नजर डाली जहां अनास्तासिया ने पहले अपनी उंगली टैप की थी, और पाया कि उसकी उंगली ठीक उसी जगह पर थी जहां उसे अपनी छाती में दर्द महसूस हो रहा था, और उसका डर और भी बढ़ गया था। सबसे चौंकाने वाली बात जो उसे महसूस हुई वह ये थी कि भले ही वह अपने छिपने के स्थान से बाहर आने के बाद अपने घुटनों पर गिर गया, लेकिन उसकी छाया अभी भी उसी स्थिति में जमीन पर जमी हुई थी जब वह अदृश्य था। एनास्टासिया को डार्क स्टार की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने उसे कभी अपनी आंखों में नहीं देखा था। इसलिए उसकी देखभाल करने के बाद उसने स्पिरिट रेजोनेंस का उपयोग करके बनाए गए लिंक पर ध्यान केंद्रित किया। अपने सार्क्लोन के अंदर मौजूद आत्मा की स्थिति को महसूस करते हुए एनास्टासिया ने भौहें सिकोड़ीं। 1 मिनट या 1 मिनट और 10 सेकंड अगर मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसकी सीमा तक धकेलता हूँ। अगर मैं शैडो दायरे की मदद से भी स्पिरिट रेजोनेंस का इस्तेमाल उससे ज़्यादा समय तक करता हूँ, तो मेरी आत्मा को ठीक करना मुश्किल हो जाएगा, एनास्टासिया ने अपने चेहरे पर भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि समय सीमा उसकी अपेक्षा से बहुत कम थी। लेकिन ये सोचते हुए कि वह वास्तव में अरबों किलोमीटर दूर से एक आत्मा लिंक कैसे बना रही थी, उसने महसूस किया कि यह स्वाभाविक था कि वह अपनी सीमित आध्यात्मिक शक्तियों के साथ इस शक्ति का लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाएगी। अच्छा, 1 मिनट भी बुरा नहीं है, अनास्तासिया ने सोचा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। जब वह अपनी तकनीक के बारे में सोच रही थी तो उसने लियोपोल्ड की आवाज़ सुनी और उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। अलारिक, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे पता है कि यह तुम्हारा छिपा हुआ क्षेत्र है और तुम यहाँ सब कुछ नियंत्रित कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यह नहीं समझूंगा कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस कमीने की मदद कर रहे हो? क्या तुम अपनी उस घटिया गुड़िया की वजह से हमारी व्यावसायिक साझेदारी तोड़ना चाहते हो? जिस क्षण लियोपोल्ड ने बोलना बंद किया, अलारिक को कुछ भी कहने का मौका नहीं मिला, जबकि छिपे हुए क्षेत्र के अंदर मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अलारिक ने कुछ कहने के लिए अनास्तासिया की ओर देखा, क्योंकि वह जानता था कि वह ठंड का स्रोत थी, लेकिन जब उसने उसे देखा और देखा कि उसकी आंखें चमकती बैंगनी ड्रेकोनिक आंखों में बदल गई थीं, तो उसके शब्द उसके गले में अटक गए। उन आंखों में देखते हुए उसे लगा जैसे वह किसी शीर्ष शिकारी को देख रहा हो जो उसे किसी भी क्षण निगल सकता है। लियोपोल्ड वह व्यक्ति था जो दबाव से सबसे अधिक प्रभावित था, क्योंकि अनास्तासिया की नज़र उस पर टिकी हुई थी। जब पिशाच ने अनास्तासिया को देखा और उसकी चमकती बैंगनी आंखों को देखा, तो उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। अचानक लियोपोल्ड की सहज प्रवृत्ति चीखने लगी और उसे अपना शरीर हिलाने के लिए प्रेरित किया। उसकी सहज प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी कि अगर वह नहीं हिला तो वह मर जाएगा। मौत का एहसास होते ही लियोपोल्ड ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। जिस क्षण उसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया, ध्वस्त एक तेज काली रोशनी चमकी, लाल खून निकला और लियोपोल्ड का एक हाथ कट गया। दर्द और डर से चीखते हुए लियोपोल्ड जल्दी से दूर चला गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि अगर उसने आखिरी सेकंड में अपना शरीर नहीं हिलाया होता तो उसके हाथ की जगह उसका सिर कट जाता।
दूर जाने के बाद लियोपोल्ड ने पीछे मुड़कर देखा कि किसने उस पर हमला किया है, और जिस क्षण उसने पीछे देखा उसका पीला चेहरा और भी पीला पड़ गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि हमलावर वास्तव में उसकी अपनी छाया थी, जो किसी तरह जीवित हो गई थी और उसके पीछे खड़ी थी और उसके हाथों में दरांती थी। अध्याय 894 प्रथम परत भाग 1। यह क्या है? लियोपोल्ड ने पूछा। उसकी आंखों में भय भर गया, क्योंकि वह अपनी छाया को देख रहा था, जो जीवित हो गई थी और एक दरांती पकड़े खड़ी थी। काली छाया ने लियोपोल्ड के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपनी दरांती को उसकी दिशा में घुमाया ताकि वह उसका जीवन काट सके। एक बार फिर लियोपोल्ड की प्रवृत्ति भय से चीख उठी और वह तुरंत खून बहने से रोकने के लिए अपने कटे हुए हाथ को पकड़े हुए नीचे झुक गया। जिस क्षण लियोपोल्ड नीचे झुका, छाया की दरांती से एक तेज काली रोशनी निकली जो उसके सिर को छूते हुए निकल गई। लियोपोल्ड ने डर के मारे अपनी लार निगल ली, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन जल्द ही उसने देखा कि छाया की आभा उसके आखिरी हमले के बाद बहुत कम हो गई थी और वह धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। छाया को फीका पड़ता देख लियोपोल्ड ने सोचा कि अब उस पर हमला करने का मौका है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक लाल बालों वाली महिला उसके सामने आ गई और अगले ही पल बूम! लियोपोल्ड के पेट में जोरदार मुक्का लगा, जिससे ध्वनि तरंगे पैदा हुई और वह पीछे की ओर ऐसे उड़ गया जैसे उसे बुलेट ट्रेन ने टक्कर मार दी हो। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ पिशाच कुछ किलोमीटर दूर जा गिरा और लगातार खून की उल्टी करता रहा, जिसमें उसके अंदरूनी अंग भी शामिल थे। अचानक हुए घटनाक्रम से अलारिक स्तब्ध रह गया। पहले जब लियोपोल्ड ने अनास्तासिया को कुतिया कहा तो उसे लगा कि उसने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि उसके पास पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से वह लियोपोल्ड को पीट रही थी उसे देखकर अब उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत था। हालांकि वह वास्तव में जानना चाहता था कि वह अपनी सीमित शक्ति से लियोपोल्ड को इस तरह कैसे हरा सकती है, लेकिन वह जानता था कि इस बारे में सोचने का समय नहीं था। जिस तरह से अनास्तासिया हमला कर रही थी, उससे उसे यकीन था कि वह लियोपोल्ड को मारना चाहती थी, क्योंकि उसने पहले जो कहा था वह उसे नहीं होने दे सकता था। ब्लडमून साम्राज्य के पिशाच इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर रैंक 5 कोर इवॉल्वर यहाँ मर जाता है। अलारिक ने जोर से सोचा और तुरंत अनास्तासिया के सामने आ गया, जो लियोपोल्ड की ओर जा रही थी। रुको रुको, तुम उसे नहीं मार सकते या वहां होगा। चुप रहो अलारिक, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं आज इस पिशाच कमीने को मार डालूंगी। अनास्तासिया ने अलारिक को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाए। अलारिक कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसने देखा कि वह उसकी नजरों से ओझल हो गई और लियोपोल्ड के सामने आकर अपनी मुट्ठियों से उसका चेहरा कुचल रही थी। जल्दी! अलारिक हैरान रह गया जब अनास्तासिया अचानक उसकी नज़रों से ओझल हो गई, क्योंकि वह नहीं देख पा रहा था कि वह कैसे चलती है। वह एक बार फिर हैरान था, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अपनी शक्तियां इतनी कैसे बढ़ा लीं, लेकिन जब उसने देखा कि अनास्तासिया ने लियोपोल्ड की दूसरी भुजा भी काट दी है, तो उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लियोपोल्ड दर्द से चीखा और लाल बालों वाली महिला की ओर देखा, जिसने उसके कटे हुए हाथ को पूरी तरह से डरावने भाव से फेंक दिया। उसके पहले के मुक्कों की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो गया था और उसके लगभग सभी दांत टूट गए थे। मैंने तुम्हें बकवास करने का मौका दिया पहले, लेकिन तुम्हें बस एक बार फिर अपना गंदा मुंह खोलना था, अनास्तासिया ने कहा और उसके एक पैर पर रौंद दिया, जिससे उसके पैर की हड्डियां धूल में बदल गईं। लियोपोल्ड दर्द से चिल्लाया और पीछे हटना चाहता था, लेकिन जमीन से दसियों काले हाथ निकले और उसे एक जगह पर पकड़ लिया, उसे दूर जाने से रोक दिया। अपने अगले जन्म में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचो, अनास्तासिया ने ठंडी आवाज में कहा और उसके हाथ में लगभग 2 मीटर लंबा एक काला क्लीवर दिखाई दिया। क्लीवर के ब्लेड पर सैकड़ों रहस्यमयी रून उकेरे गए थे और इसका हैंडल चांदी सुनहरे रंग का था। जिस क्षण अनास्तासिया ने क्लीवर निकाला, एक खतरनाक आभा ने पूरे छिपे हुए क्षेत्र को भर दिया। काले क्लीवर को देखकर लियोपोल्ड का पूरा शरीर कांप उठा और उसके शरीर में मौत की भावना भर गई। अनास्तासिया ने लियोपोल्ड की ओर देखा, जो डर के मारे कांप रहा था और उसके चेहरे पर ठंडी नजर थी, और उसने क्लीवर उठा लिया। लेकिन इससे पहले कि वह नीचे वार कर पाती, लियोपोल्ड के नीचे एक जादुई घेरा दिखाई दिया और वह वहां से गायब हो गया। ये देखकर अनास्तासिया की आंखें सिकुड़ गईं और उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे देखने पर उसने देखा कि लियोपोल्ड अलारिक के पीछे बेहोश पड़ा है। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो अला? मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो अनास्तासिया? क्या तुम पागल हो गई हो? अलारिक ने अनास्तासिया को अपनी बात पूरी नहीं करने दी और गंभीर स्वर में पूछा। तुम्हें उसे मारने के परिणाम पता होने चाहिए। वह एक बहुत ही खराब रैंक 5 कोर इवॉल्वर है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम उसे यहाँ मार दोगी तो पिशाच इसे हल्के में लेंगे? तुम्हें पता है कि मेरे और ब्लडमून साम्राज्य के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे डार्क फॉरेस्ट पर कब्जा करना चाहते हैं और इसे अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते हैं। जिस क्षण तुम इस आदमी को मार दोगी, वे इसे डार्क फॉरेस्ट के खिलाफ युद्ध छेड़ने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे।
अनास्तासिया अलारिक की गंभीर आवाज़ सुनकर दंग रह गई और उसकी आंखों में कुछ समझदारी लौट आई। उसने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और अपना क्लीवर नीचे कर लिया। मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, लेकिन तुम्हें शांत हो जाना चाहिए क्योंकि उसे मारने से न केवल हमारे लिए बल्कि उसके लिए भी मुसीबत आएगी क्योंकि वह भी डार्क फॉरेस्ट में रह रहा है। अनास्तासिया ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसकी चमकती बैंगनी ड्रेकोनिक आंखें सामान्य काले रंग में वापस आ गईं। उसने अपना क्लीवर रख दिया और लियोपोल्ड की ओर चल पड़ी। 10 सेकंड। उसने अपनी आत्मा की स्थिति को महसूस किया और देखा कि वह केवल 10 सेकंड के लिए ही स्पिरिट रेजोनेंस का उपयोग कर सकती है। तुम क्या कर रही हो? अलारिक चिंतित हो गया जब उसने उसे लियोपोल्ड की ओर बढ़ते देखा क्योंकि उसे लगा कि वह अभी भी उसे मारना चाहती है। अपना आपा शांत करो, मैं उसे नहीं मारूंगी, अनास्तासिया ने कहा और लियोपोल्ड के सामने पहुंच गई। NOWELL-BE-IN.C ओम। यह महिला, उसके मुंह के अंदर वास्तव में कोई फिल्टर नहीं है, अलारिक ने अपने मुंह को हिलाते हुए सोचा, लेकिन जब उसने देखा कि अनास्तासिया क्या कर रही थी तो उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। तुम, अलारिक ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा जब अनास्तासिया ने अपना एक हाथ लियोपोल्ड के सिर पर रखा और कुछ अजीब शब्द बुदबुदाए। जल्द ही लियोपोल्ड के चेहरे के ऊपर एक गहरा काला, अशुभ दिखने वाला जादुई घेरा दिखाई दिया और उसकी त्वचा के अंदर धंस गया। जादू का घेरा लियोपोल्ड के चेहरे के अंदर धंसने और उसके शरीर को डार्क स्टार की ओर फेंकने के बाद अनास्तासिया ने जोर से सांस ली, जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। उन्हें ठीक करो और उनकी यादों को बदलने के लिए अपने कौशल का उपयोग करो, उसने अलारिक से कहा और आखिरकार स्पिरिट रेजोनेंस तकनीक का उपयोग करना बंद कर दिया। अध्याय 895 प्रथम परत भाग 2। जब आप अपने अधीनस्थों को गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की तलाश करने के लिए डार्क फॉरेस्ट में भेजने का फैसला करते हैं तो मुझे बताएं, अलारिक ने लियोपोल्ड को ज्ञानोदय का पत्थर देते हुए कहा। लियोपोल्ड ने अलारिक से ज्ञानोदय का पत्थर लिया और उसे एक स्टोरेज रिंग दी, जिसके चेहरे पर एक दर्दनाक भाव था। तुम सच में एक लालची कमीने हो, लियोपोल्ड ने घृणा भरी आवाज में कहा जब उसने देखा कि अलारिक ने उसे दी गई स्टोरेज रिंग को रख दिया। तारीफ के लिए धन्यवाद, अलारिक ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मुश्किल से अपनी हंसी को रोक पाया। वैसे क्या पहले कुछ हुआ था? लियोपोल्ड ने अचानक अपने मंदिरों को रगड़ते हुए पूछा क्योंकि उसे हल्का सिरदर्द महसूस हो रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अलारिक ने अपने चेहरे पर एक उलझन भरी नज़र के साथ पूछा। लियोपोल्ड ने कुछ नहीं कहा और डार्क स्टार को देखा जो उसके पीछे खड़ा था। जब डार्क स्टार ने लियोपोल्ड की नज़र को महसूस किया तो उसने अपना सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि कुछ भी नहीं हुआ। क्या मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ? लियोपोल्ड ने सोचा और आह भरी, अपने सिरदर्द का कारण 110 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों को खोना बताया। उसने बगल की ओर देखा और लाल बालों वाली महिला को देखा, जिसके बारे में अलारिक ने कहा था कि वह उसके शासन की अधीनस्थ थी, जो तालाब के पास बैठी थी। जब लियोपोल्ड ने लाल बालों वाली महिला को देखा तो किसी कारण से उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसे उसके प्रति सहज भय महसूस हुआ। लियोपोल्ड, NOWELL-BE-IN.C ओम। हाँ, लियोपोल्ड अपने होश में आया और अलारिक को देखा जो अपने चेहरे पर शिकन के साथ उसे घूर रहा था। क्या हुआ? लोमड़ी ने अपने चेहरे पर चिंता भरी नज़र से पूछा। तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा है। लियोपोल्ड ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपना सिर हिलाया। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा और खड़ा हो गया। मैं अब वापस जा रहा हूँ। किसी कारण से लियोपोल्ड अब अलारिक के छिपे हुए क्षेत्र में नहीं रहना चाहता था। उसे लगा कि यह जगह उसके लिए बहुत अशुभ है और अगर वह यहाँ और रुका तो उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तुम वापस जा रहे हो? अलारिक ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। तुम कुछ दिन क्यों नहीं रुकते? हमें मिले हुए काफ़ी समय हो गया है, चलो आज रात एक बड़ी पार्टी करते हैं। लियोपोल्ड ने अलारिक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया। प्रस्ताव के लिए धन्यवाद अलारिक, लेकिन मैं उन दो चोरों से जुड़ी समस्या को जल्द से जल्द हल करना चाहता हूँ, इसलिए शायद अगली बार। क्या ऐसा है? अलारिक ने आह भरी और काफ़ी निराश दिखाई दिया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और अपने पीछे देखा। हारुतो, कृपया उन्हें बाहर ले चलो। हाँ पिताजी। हारुतो की जोरदार प्रतिक्रिया सुनकर अलारिक थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा कि यह आदमी उन्हें बाहर ले जाने के लिए बहुत उत्साहित था। मुझे मत बताओ कि वह निराश था कि हमने पूरी बातचीत के दौरान उसे अनदेखा किया और अब वह उत्साहित है क्योंकि मैंने आखिरकार उससे कुछ करने के लिए कहा। अलारिक ने सोचा और उसे बुरा लगा कि वह इस छोटी लोमड़ी के बारे में पूरी तरह से भूल गया। हारुतो, उन्हें एस्कॉर्ट करने के बाद केंद्रीय क्षेत्र में जाओ और मेरे पौधों को पानी दो। हारुतो, जो लियोपोल्ड को बाहर ले जाने वाला था, रुक गया और आंसू भरी आंखों से अलारिक की ओर देखा। हाँ पिताजी, उसने भावुक स्वर में कहा और खुश था कि उसे बुलाया नहीं गया था और आखिरकार उसके पास कुछ करने को था। अलारिक ने एक सौम्य मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और एक उत्साहजनक स्वर में कहा, जाओ मेरे बेटे, केंद्रीय क्षेत्र में पौधों को पानी दो और इस दुनिया में अपना नाम बनाओ। हाँ पिताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
हारुतो ने गंभीर स्वर में चिल्लाया और जल्दी से गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। वह लियोपोल्ड को जल्द से जल्द बाहर ले जाना चाहता था ताकि वह पौधों को पानी दे सके और अपना नाम बना सके ताकि भविष्य में उसके पिता उसे न भूलें। अनास्तासिया, लियोपोल्ड और डार्कस्टार ने पिता और पुत्र की बातचीत को अपने चेहरे पर शुष्क भाव के साथ देखा और कुछ भी न कहने का फैसला किया। लियोपोल्ड ने आखिरी बार अनास्तासिया की ओर देखा, इससे पहले कि वह उत्साही हारुतो का पीछा करता और जल्द ही छिपे हुए क्षेत्र से बाहर निकल जाता। ओह, जिस क्षण लियोपोल्ड छिपे हुए क्षेत्र से बाहर निकला, अलारिक ने राहत की सांस ली और खुश था कि उनकी योजना काम कर गई और पिशाच को कुछ भी पता नहीं चला। उसने अनास्तासिया को देखा और उसे बताना चाहता था कि वह बहुत आवेगी है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एक काले त्रिकोणीय आकार की संरचना ने अनास्तासिया को ढक लिया। मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। उसने अनास्तासिया की आवाज़ सुनी और पाया कि अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक इंद्रियों के साथ भी वह त्रिकोणीय आकार की संरचना के अंदर नहीं देख सकता था। ये बेवकूफ़ महिला हमेशा की तरह आवेगी है। रैंक 5 कोर इवॉल्वर पर इस तरह की तकनीक का उपयोग करना, जबकि उसके पास अपनी पूरी शक्ति भी नहीं है। उसने धीमी आवाज़ में कहा और आकाश की ओर देखते हुए आह भरी। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अचानक एक समस्याग्रस्त बच्चे का पिता बन गया हूँ। अलारिक ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाया। हालांकि समस्याग्रस्त बच्चा बिल्कुल भी बच्चा नहीं है और दुनिया जितनी ही पुरानी है। तुम चालाक कमीने, तुम मेरे बारे में कुछ असभ्य बोल रहे हो, है न? अलारिक ने अचानक एक ठंडी आवाज़ सुनी और उसे पसीना आने लगा। तुम क्या बात कर रही हो, तुम लानत वाली औरत, बस सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ मरो और उस सोए हुए आर्मगेडन को छोड़ दो। अलारिक ने त्रिभुजाकार संरचना के अंदर से हल्की हंसी सुनी और जल्द ही छिपे हुए क्षेत्र के अंदर सन्नाटा छा गया। चूंकि वह इस तरह हंस सकती है तो उसे ठीक होना चाहिए। अलारिक ने बड़बड़ाया और उसका शरीर धीरे धीरे गुप्त क्षेत्र से दूर होने लगा। जब तक वह ठीक हो रही है, मुझे उन पिशाचों के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए जो भविष्य में गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की खोज करने के लिए यहाँ आएंगे। तारांकन तारांकन तारांकन। प्राचीन के मकबरे के अंदर इवान अपनी आंखें बंद करके बिस्किट के ऊपर बैठा था क्योंकि वह तेज गति से पहली परत की ओर उड़ रहा था। चीख! अचानक बिस्किट ने जोर से चीख मारी, जिससे इवान को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर होना पड़ा। जब इवान ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने देखा तो उसने देखा कि दूसरी परत के उदास बादल गायब होने लगे और उसकी दृष्टि के सामने कुछ और दिखाई देने लगा। पहले तो उसके सामने का दृश्य काफी अस्पष्ट था क्योंकि उसकी दृष्टि एक अजीब धुंध से बाधित थी, लेकिन जल्द ही क्षेत्र में धुंध गायब हो गई और उसकी दृष्टि साफ हो गई। जैसे ही उसकी दृष्टि साफ हुई और इवान ने देखा कि उसके सामने क्या था, उसकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं। 7 नरकों के नाम पर यह क्या चीज है? अध्याय 896 वापस पृथ्वी पर। भाग 1। मकबरे की तीसरी परत हमेशा साफ आसमान में 24x7 चमकते सूरज के साथ उज्ज्वल रहती है। दूसरी परत का आकाश हमेशा उदास काले बादलों से ढका रहता है, जिससे एक भयानक वातावरण बनता है। और जैसे ही बिस्किट आगे बढ़ा और इवान की दृष्टि को बाधित करने वाली धुंध साफ हो गई, कब्र की पहली परत आखिरकार उसकी नज़र में आ गई और उसके सामने का दृश्य उसे चौंका गया। पिछली 2 परतों के विपरीत पहली परत का आकाश सुंदर सितारों से भरा था जो साफ रात के आसमान में रत्नों की तरह चमक रहे थे। लाखों तारों से भरे खूबसूरत रात के आसमान को देखकर इवान खुद को उसकी खूबसूरती पर अचंभित हुए बिना नहीं रख सका, लेकिन जिस चीज ने उसे चौंकाया वह खूबसूरत नज़ारा नहीं था, बल्कि कुछ बिल्कुल अलग था। आखिर 7 नरकों के नाम पर वह चीज क्या है? इवान चौंक कर बुदबुदाया जब उसने दूर आसमान में आधे काले और आधे सुनहरे प्रकाश के खंभे को देखा। आसमान को भेदते हुए किसी बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहे प्रकाश के खंभे को देखकर इवान का मुंह सूख गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन किसी कारण से उसे प्रकाश के खंभे से अपनापन महसूस हो रहा था। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और ऑक्टेवियस की गुफा के आयाम में पाया गया नक्शा निकाला। नक्शा देखकर और प्रकाश के खंभे के स्थान का अनुमान लगाते हुए उसने पुष्टि की कि प्रकाश का खंभा उस स्थान पर स्थित था जिसे नक्शे पर कोरवेदी के नाम से चिन्हित किया गया था। ऑक्टेवियस ने मुझे बताया कि यह मकबरा किसी चीज को सील करने के लिए बनाया गया था। ... उद्धरण चिन्ह। इवान ने जोर से सोचा क्योंकि उसे याद आया कि ऑक्टेवियस ने उससे क्या कहा था। क्या ये हो सकता है कि वह चीज या व्यक्ति जिसे यहाँ सील किया गया है वह प्रकाश के उस स्तंभ के अंदर है? इवान ने संकुचित आंखों से प्रकाश के स्तंभ को देखा, लेकिन वह जानता था कि अगर उसे अपने सवालों के जवाब पाने हैं तो उसे खुद वहां जाना होगा। उसने एक गहरी सांस ली और देखा कि वह पहली परत में प्रवेश करने वाला था। बिस्किट की उड़ान की गति के साथ उसे दूसरी परत को पार करने और पहली परत में प्रवेश करने में 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। दूसरी परत के विपरीत, जहां अधिकांश राक्षस शुरुआती स्तर के रैंक 2 से लेकर रैंक 2 के शिखर तक और कुछ शुरुआती स्तर के रैंक 3 तक के थे,
पहली परत अधिक खतरनाक है क्योंकि शुरुआती स्तर के रैंक 3 राक्षस यहाँ काफी आम हैं और यहाँ तक कि मध्य स्तर और शीर्ष रैंक 3 राक्षस भी हैं, इवान ने गंभीर आवाज में कहा और अपने हाथ में एक छोटी सी सफेद रंग की त्रिकोणीय आकृति वाली वस्तु को देखा। उसके हाथ में जो छोटी सी वस्तु थी वह एक आत्मा बीकन थी जो शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर्स और राक्षसों की आत्माओं से बनी थी। हाल ही में हुई घटना में मारे गए लोगों की आत्माओं और कब्र में प्रवेश करने के बाद से उसने जिन राक्षसों की आत्माओं को इकट्ठा किया था उन्हें इकट्ठा करने के बाद उसके पास आखिरकार इस बीकन को बनाने के लिए पर्याप्त आत्माएं थीं। इस आत्मा बीकन का उपयोग करके वह एक पल में 60,000 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट कर सकता है। हालांकि शीर्ष रैंक 3 और कुछ शक्तिशाली मध्यस्तर रैंक 3 राक्षसों की आध्यात्मिक इंद्रियों की सीमा 60,000 किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र को कवर कर सकती है, फिर भी यह आत्मा बीकन उसके लिए सबसे अच्छी चीज थी ताकि कुछ होने की स्थिति में वह बच सके। इवान को इस आत्मा बीकन के साथ एकमात्र समस्या इसकी खपत थी। 60,000 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करने के लिए उसे अपनी छाया ऊर्जा के साथ साथ अपने सभी विश्वसार का उपयोग करना होगा। हालांकि खपत थोड़ी अधिक थी लेकिन इवान को कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि यह इसके लायक था। लेकिन फिर भी अगर मेरे पास ज्यादा विश्वसार होता और मैं एक बार में एक से ज्यादा सोल बीकन बना सकता तो मेरे लिए किसी भी तरह के खतरे से बच निकलना बहुत आसान होता, इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपना सिर हिलाया। अब जब मैं रैंक 1 के शिखर पर हूं तो मुझे अपना डोमेन बनाने की जरूरत है, उसने फायर डोमेन स्टोन के बारे में सोचते हुए कहा जो कुछ दिन पहले ही परफेक्ट लेवल फायर डोमेन स्टोन में विकसित हुआ था। अध्याय 704। इवान परफेक्ट डोमेन स्टोन का इस्तेमाल करना चाहता था और अपना खुद का डोमेन बनाने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अपना खुद का डोमेन बनाने के लिए उसे अपने विश्वसार का 25% हिस्सा शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदलना पड़ा। वह पहले ही अपने विश्वसार का 24% हिस्सा शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदल चुका था और उसे अपना डोमेन बनाना शुरू करने से पहले अपने विश्वसार का थोड़ा और हिस्सा बदलने की जरूरत थी। मेरे पास शून्य के अंदर पाया गया निम्न स्तरीय शून्य क्रिस्टल है। मैं इसका उपयोग शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को तुरंत 25% तक बढ़ाने के लिए कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह शून्य क्रिस्टल भविष्य में अधिक उपयोगी होगा, इसलिए इसे यहां बर्बाद करने के बजाय मुझे इसे फिलहाल बचाकर रखना चाहिए, इवान ने कहा क्योंकि उसे पता था कि उसे 25% के निशान तक पहुंचने के लिए बस कुछ और दिनों की आवश्यकता है, इसलिए उसे यहां शून्य क्रिस्टल का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही आकाश को ढंकने वाले उदास बादल गायब हो गए और इवान आखिरकार पहली परत में प्रवेश कर गया। जिस क्षण वह पहली परत में प्रवेश किया एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी जिससे वह कांप उठा। अरे, यहाँ के तापमान में क्या गड़बड़ है? मेरे 150 सहनशक्ति अंकों के साथ भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ के ठंडे पानी के तालाब के अंदर बैठा हूँ, इवान ने बड़बड़ाया और प्रिज्मीय अग्नि से लाल आग की एक बहुत ही हल्की परत ने उसे ढंक दिया जिससे उसका शरीर गर्म हो गया। ठंड से छुटकारा पाने के बाद इवान ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि जिस तरह दूसरी परत में गुरुत्वाकर्षण तीसरी परत से अधिक था उसी तरह पहली परत में गुरुत्वाकर्षण दूसरी परत से कहीं अधिक था। केवल राक्षस ही नहीं बल्कि पहली परत का वातावरण भी दूसरी और तीसरी परत से कहीं अधिक खतरनाक है, इवान ने बड़बड़ाते हुए कहा और बिस्किट को जमीन पर उतरने के लिए कहने वाला था ताकि वह आगे बढ़ने से पहले पहली परत के उच्च गुरुत्वाकर्षण के अभ्यस्त हो सके, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसे कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से बिस्किट को एक तरफ हटने का आदेश दिया। बिस्किट ने इवान के आदेश का पालन किया और जिस क्षण वह एक तरफ हटा, स्विश, बर्फीली शक्ति की एक किरण जिसने अंतरिक्ष को जमा दिया था उसके पास से गुजरी। बिस्किट से चूकने के बाद बर्फीली शक्ति की किरण आगे बढ़ती रही और जल्द ही एक विशाल पर्वत से टकराई जो हजारों मीटर ऊंचा था, जिससे वह पूरी तरह से जम गया। जब इवान ने बर्फ की किरण की शक्ति देखी तो उसके गले में गड़गड़ाहट हुई और उसने उस दिशा में देखा जहां से हमला हुआ था, तो उसने देखा कि बर्फ सफेद फर से ढका एक विशालकाय 20 मीटर लंबा भालू अपनी गहरी नीली आंखों से उसे घूर रहा था। अध्याय 897 वापस धरती पर। भाग 2। एक बड़े विस्फोट ने पहली परत के शुरुआती क्षेत्र को हिला दिया क्योंकि काली लपटों और बर्फीले तूफान के तूफान ने टकराया, जिससे उत्तरी भाग काली लपटों के समुद्र में बदल गया और दक्षिणी क्षेत्र बर्फ में जमे हुए सर्दियों के परिदृश्य में बदल गया। दहाड़, अराजक दृश्य के बीच बर्फ सफेद फर से ढका लगभग 20 मीटर लंबा भालू गुस्से में दहाड़ रहा था और घृणा से भरी आंखों से आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे काले पक्षी को घूर रहा था। भालू ने अपने कौशल का उपयोग करके पक्षी पर प्रहार करने के लिए अपना विशाल पंजा उठाया, लेकिन अचानक उसके आसपास का वातावरण लाल हो गया और खून की गंध हवा में भर गई। जिस क्षण आसपास का वातावरण लाल हो गया, भालू का शरीर जम गया और उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपना शरीर नहीं हिला सकता। भालू को लगा जैसे उसका अपना खून उसके खिलाफ हो गया है और उसकी हरकतों को रोक रहा है। अचानक सुनामी की तरह भालू के शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति उमड़ी और अपनी क्रूर शक्ति का उपयोग करते हुए वह प्रतिबंधों से मुक्त हो गया। 2 सेकंड से भी कम समय में अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि उसने जल्दी ही अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन वे 2 सेकंड उसके अंत के लिए पर्याप्त थे।
पहली परत का ठंडा तापमान अचानक गर्म हो गया और जब भालू ने गर्मी के स्रोत को देखा तो उसने देखा कि किसी बिंदु पर अनजाने में उसके पैरों के नीचे लगभग 100 मीटर चौड़ा जादुई घेरा दिखाई दिया जो भयानक काली लपटों से चमक रहा था। भालू जादुई घेरे की सीमा से बचना चाहता था या खुद को बचाने के लिए अपने बर्फ कौशल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जमीन से काली लौ का एक खंभा उठा और भालू को अपने आगोश में ले लिया। दहाड़ एवन, जो लड़ाई के दृश्य से कुछ 100 किलोमीटर दूर खड़ा था, उसने भालू की दर्दनाक दहाड़ सुनी और उसे स्वीकार करना पड़ा कि सितारों से भरे आकाश की ओर बढ़ते हुए काली लौ का खंभा काफी सुंदर लग रहा था। ज्वाला का खंभा लगभग 5 सेकंड तक जलता रहा, फिर गायब हो गया और एक जले हुए काले भालू की आकृति दिखाई दी। यह आदमी अभी भी जीवित है। इवान ने आश्चर्य से भौहें उठाईं जब उसने महसूस किया कि बिस्किट की शक्तिशाली लपटों से जलने के बाद भी भालू अभी भी जीवित था। भालू को पहले जिस काली लौ ने घेर लिया था उसका तापमान कोई मजाक नहीं था, क्योंकि भले ही इवान हमले के स्थान से कुछ 100 किलोमीटर दूर था, फिर भी वह उस लौ की तीव्रता को महसूस कर सकता था। काली लौ के खंभे के अंदर जलने के बाद भालू की जीवन शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह भागना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि वहां रहने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। लेकिन जैसे ही वह भागने के लिए मुड़ा, उसके सामने 2 सींग और जलती हुई बैंगनी आंखों वाली एक काली आकृति दिखाई दी। काली आकृति ने अपने एक हाथ से बिजली की गति से भालू के शरीर को छुआ और अगले ही पल पूरे वातावरण में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। रक्त का कहर। जिस क्षण आकृति की ठंडी आवाज गूंजी, धमाका धमाका धमाका, भालू के शरीर के अंदर से छोटे छोटे विस्फोटों की आवाज गूंजी और उसका अपना खून भी, एक जानवर जिसके गुर्दे, हृदय और यकृत सहित सभी आंतरिक अंग रक्त के प्रकोप के कारण फट गए। विशाल भालू की कठोर त्वचा रक्त के प्रकोप के कारण फट गई और वह जमीन पर गिर गया। उसके मुंह और आंखों से खून बह रहा था और जल्द ही उसकी जीवन शक्ति गायब हो गई। इवान ने उस काली आकृति को देखा जिसने भालू को मार डाला और इस छाया मरे के प्रति उसकी भावनाएं थोड़ी जटिल थीं। जिसने शुरुआती स्तर के रैंक 3 भालू को खत्म किया वह स्पष्ट रूप से जोडा का छाया मरा हुआ था। इवान को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन जब उसने जोडा पर छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया तो उसके कौशल पर 2 स्तरों के प्रतिबंध के साथ भी उसने उसे सफलतापूर्वक एक छाया मरे में बदल दिया। जोडा को एक छाया मरे में बदलने के बाद उसने अपने छाया पुनरुत्थान का उपयोग अन्य शीर्ष रैंक 2 को रिवॉल्वर्स पर किया जिन्हें उसने मार दिया था, लेकिन जैसा कि उसने उम्मीद की थी उसका कौशल उन पर काम नहीं आया। अब उसे यकीन हो गया था कि जिस कारण से वह अपने कौशल के प्रतिबंध को नजरअंदाज कर सका उसका कुछ न कुछ संबंध राक्षसों से था, और यह विशेषता किसी न किसी तरह से उसकी जाति एल्थरॉन से संबंधित थी जो उसे राक्षसों के समान उपस्थिति प्रदान करती थी। यह अफसोस की बात थी कि उसने जितने भी सैकड़ों राक्षसों को मारा था उनमें से सिर्फ जोडा ही रैंक 2 के शिखर पर था, अन्यथा वह और भी शीर्ष रैंक 2 राक्षसों को छाया मरे में बदलने की कोशिश करता। जोडा को देखकर जो भालू के जले हुए शरीर को अपनी ओर खींच रहा था, इवान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस छाया मरे के प्रति उसकी भावनाएं मिश्रित थीं, क्योंकि उसने ही काला को मारा था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि एक बार जब वह किसी को छाया मरे में बदल देता है तो वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन जाता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके सामने मौजूद छाया मरे का काला की मौत से कोई लेना देना नहीं है। जल्द ही जोडा के छाया मरे ने भालू के जले हुए शरीर को इवान के पास लाया और बिना कुछ कहे इवान ने शरीर और जोडा को वापस अपने छाया भंडार के अंदर भेज दिया। NOWELL-BE-IN.C उसे वापस भेजने के बाद इवान ने एक बार फिर आह भरी और बिस्किट के पीछे बैठ गया। उसने ऑक्टेवियस के गुफा आयाम से प्राप्त मानचित्र को देखा और कुछ देर विचार करने के बाद पहले टाइम लिक्विड के स्थान पर जाने का फैसला किया, क्योंकि यह उसके वर्तमान स्थान के करीब था और बिस्किट की मदद से वह 5 दिनों से भी कम समय में वहां पहुंच सकता था। पहली परत में इवान का यादृच्छिक चीजों की खोज करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह जितनी जल्दी हो सके कोरवेदी के स्थान पर जाना चाहता था। उसने चीजों की खोज के लिए अपने शैडो अनडेड को भी नहीं भेजा, क्योंकि वह जानता था कि पहली परत बहुत खतरनाक थी और वह उन्हें हर समय अपने साथ रखना चाहता था। पहली परत के बाहरी क्षेत्र में ज्यादातर शुरुआती स्तर रैंक 2 से लेकर शीर्ष रैंक 2 और कभी कभी शुरुआती स्तर रैंक 3 राक्षसों तक के राक्षस रहते थे। बिस्किट और उसके शैडो अनडेड के साथ इवान इन राक्षसों से नहीं डरता था, इसलिए वे तेजी से समय के पानी के स्थान की ओर बढ़ गए। उड़ान के लगभग 1 दिन बाद इवान ने बिस्किट के सिर को थपथपाया और उसे उड़ना बंद करने और थोड़ा आराम करने के लिए कहा। अपने शैडो अनडेड के विपरीत, जिनके पास असीमित सहनशक्ति थी, बिस्किट अभी भी जीवित था और उसे अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखने के लिए आराम करने की आवश्यकता थी। बिस्किट एक रैंक 3 राक्षस था और आसानी से कुछ दिनों तक उड़ सकता था, लेकिन इवान चाहता था कि वह हर समय अपनी शीर्ष स्थिति बनाए रखे, क्योंकि वह जानता था कि पहली परत कितनी खतरनाक थी, इसलिए उसने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा। इवान का आदेश सुनकर बिस्किट खुशी से चहक उठा और जल्द ही एक पानी की झील के पास उतरा, जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के फूल और पौधे भरे हुए थे। बिस्किट के उतरने के बाद इवान उसकी पीठ से नीचे उतरा और चमकीले तारों की रोशनी से जगमगाती खूबसूरत झील की प्रशंसा की।
जैसे ही इवान ने झील के चारों ओर देखा, उसने अचानक झील के दूसरे छोर पर कुछ देखा। जब उसने देखा कि झील के दूसरे छोर पर कुछ है, तो उसने भौहें उठाईं, लेकिन वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सका क्योंकि यह धुंध के कारण छिपा हुआ था। इवान ने ईगल आई कौशल का उपयोग करके ये देखने की कोशिश की कि यह क्या है, और कौशल का उपयोग करने पर उसने झील के दूसरे छोर पर एक छोटी सी झोपड़ी देखी। अध्याय 898 वापस धरती पर, भाग 3। एएन मैजिक कैसल के लिए @flame_bell का धन्यवाद। झोपड़ी। इवान हैरान रह गया जब उसने देखा कि झील के दूसरे छोर पर जो चीज़ दिखी वह वास्तव में एक झोपड़ी थी। इस तरह की जगह पर झोपड़ी क्यों है? इवान ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा, क्योंकि वह बता सकता था कि जिसने भी इस झोपड़ी को बनाया है उसने इसे बहुत सावधानी से बनाया है, जैसे कि वे इस झोपड़ी में लंबे समय तक रहना चाहते हों। आमतौर पर इस तरह की खूबसूरत जगह पर झोपड़ी देखना अजीब नहीं होता। फूलों और पौधों से भरी शांत झील, बिना किसी राक्षस की मौजूदगी के प्रकृति के साथ रहने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बसने के लिए एक आदर्श स्थान था। लेकिन समस्या ये थी कि यह जगह प्राचीन के मकबरे के अंदर थी। इसलिए आदर्श रूप से यहाँ इस तरह की झोपड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राक्षसों के अलावा मकबरे के अंदर कोई नहीं रहता है। क्या ये हो सकता है कि यह झोपड़ी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई हो जो 10 साल पहले जब यह आखिरी बार खुला था तब मकबरे में घुसा था? इवान ने स्टारलाइट से जगमगाती छोटी झोपड़ी को देखते हुए कहा और कुछ देर सोचने के बाद इसे देखने का फैसला किया। बिस्किट ने पहले ही अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके क्षेत्र और झील को स्कैन कर लिया था और पुष्टि की थी कि उनके आसपास कोई राक्षस नहीं था, इसलिए इवान उनके बारे में चिंतित नहीं था। बिस्किट, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगा, इवान ने उस काले पक्षी से कहा जो आलसी होकर जमीन पर लेटा हुआ था और झील के दूसरे छोर की ओर उड़ गया। बिस्किट ने अपनी आंखें खोलने की जहमत नहीं उठाई और इवान की आवाज़ सुनते ही बस अपना सिर हिला दिया। झील बड़ी नहीं थी, इसलिए कुछ ही सेकंड में इवान झील के दूसरे छोर पर पहुंच गया। झील के दूसरे छोर पर पहुंचने पर वह और भी अधिक आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि झोपड़ी के चारों ओर घास, फूल और पौधे बड़े करीने से काटे गए थे और व्यवस्थित थे, जैसे कि कोई उनकी दैनिक आधार पर देखभाल कर रहा हो। इस अस्वाभाविक स्थिति को देखकर इवान की चेतना छत से ऊपर उठ गई और उसने हर चीज को ध्यान से देखा। क्या यहाँ कोई रहता है? इवान ने मन ही मन सोचा और अपने चेहरे पर सतर्कता भरी नजर से अपने सामने छोटी सी झोपड़ी को देखा। उसने एक पल सोचा और झोपड़ी को खुद से जांचने के बजाय उसने अपनी एक छाया मरे को बुलाया और उसे झोपड़ी का लकड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा। जल्द ही छाया मरे लकड़ी की झोपड़ी के सामने रुक गए और उसके दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। लेकिन इवान को आश्चर्य हुआ कि छाया मरे दरवाज़ा नहीं खोल पाए। अपनी पूरी ताकत लगाओ, इवान ने छाया मरे से कहा जब उसने देखा कि वह दरवाज़ा खोलने में सक्षम नहीं है। लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी छाया मरे दरवाज़ा नहीं खोल पाए। जिस छाया मरे को उसने दरवाज़ा खोलने के लिए भेजा था उसकी रैंक शुरुआती स्तर की रैंक 2 थी। शुरुआती स्तर का रैंक 2 शैडो अनडेड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके पहाड़ को भी नष्ट कर सकता है, लेकिन वही शैडो अनडेड अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद भी सामान्य दिखने वाले लकड़ी के दरवाजे को नहीं खोल सकता। ये कैसा बीमार लकड़ी का दरवाजा है? इवान ने अपने चेहरे पर एक अवाक भाव के साथ बड़बड़ाया और एक पल के लिए झिझकने के बाद खुद दरवाजे की ओर चल दिया। उसने शैडो अनडेड को पीछे हटने के लिए कहा और उसे खोलने के लिए अपने एक हाथ से दरवाजे को छुआ। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लेकिन खटखट। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक खटखट की आवाज़ आई और लकड़ी का दरवाजा खुल गया। इवान ने अपने चेहरे पर एक खाली भाव के साथ लकड़ी के दरवाजे को देखा और उसे हल्के से धक्का दिया। जैसे ही उसने उसे हल्के से धक्का दिया, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। क्या इस दरवाजे पर फिंगरप्रिंट लॉक है? इवान ने मुंह फड़फड़ाते हुए सोचा। उसे लगा कि इस झोपड़ी में कुछ गड़बड़ है। उसकी छाया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन दरवाज़ा हिला तक नहीं। फिर भी जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाज़ा खुल गया। मुझे मत बताओ कि यह झोपड़ी भी किसी तरह उस आदमी से संबंधित है, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि लकड़ी का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, इवान की नज़र एक साधारण सा दिखने वाला छोटा कमरा सामने आया। झोपड़ी के अंदर एक छोटे से पुआल के बिस्तर के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। इवान ने झोपड़ी के अंदर देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसे झोपड़ी के अंदर कुछ भी असामान्य नहीं मिला। उसने अपनी छाया मरे को, जिसे उसने पहले बुलाया था, झोपड़ी में प्रवेश करने का आदेश दिया, लेकिन जब छाया मरे ने झोपड़ी में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसके सामने एक अवरोध दिखाई दिया, जिसने छाया मरे को अंदर जाने से रोक दिया। इवान ने अवरोध को देखकर भौहें उठाईं और उसे अपने हाथ से छूने की कोशिश की, लेकिन अवरोध को छूने के बजाय उसके हाथ उसमें से ऐसे गुजर गए जैसे अवरोध मौजूद ही न हो। क्या मैं ही अकेला हूं जो अंदर जा सकता हूं? इवान ने उलझन भरी नज़र से बुदबुदाया जब उसने देखा कि उसके हाथ आसानी से अवरोध को पार कर गए।
छोटी सी झोपड़ी को देखते हुए उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसकी सहज प्रवृत्ति भी पूरी तरह से शांत थी। हालांकि वह जानता था कि झोपड़ी वाकई अजीब है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रहा था, और उसने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बैरियर को पार किया, इवान ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल लपेटा और मुड़ा हुआ है, और जिस क्षण उसके पैर झोपड़ी के लकड़ी के फर्श को छूते हैं, उसका दिमाग एक पल के लिए खाली हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि झोपड़ी के बजाय वह एक छोटे, गंदे दिखने वाले कमरे के अंदर खड़ा था। इवान ने अपने चारों ओर देखा और किसी कारण से उसे लगा कि गंदा दिखने वाला कमरा काफी जाना पहचाना लग रहा था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा और एक सिंगल बेड देखा जिसके चारों ओर बहुत सारी किताबें और खेल बिखरे हुए थे, इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं और उसे आखिरकार याद आया कि यह जगह क्यों जानी पहचानी लग रही थी। यह मेरा कमरा नहीं है जब मैं पृथ्वी पर था। अध्याय 899 अनदेखी यादें भाग 1। इवान ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ छोटे से गंदे कमरे को देखा। ये कैसे संभव है? उसने बुदबुदाया और अपनी आंखों की रसातल का उपयोग करने की कोशिश की, ये सोचकर कि वह भ्रम में था। लेकिन जब उसने आंखों की रसातल कौशल का उपयोग करने की कोशिश की तो उसे आश्चर्य हुआ कि वह इसका उपयोग नहीं कर सकता। नहीं, ये कहना सही था कि वह अपने किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। मेरे शरीर के अंदर कोई विश्वसार नहीं है, और मैं इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूँ? इवान जल्दी से कमरे के कोने में लगे आईने की ओर चला गया। इस प्रक्रिया में फर्श पर बिखरे कुछ वीडियो गेम और उपन्यासों को लात मार दी। जैसे ही इवान आईने के सामने आया और अपनी शक्ल को देखा, उसने ठंडी हवा की एक सांस ली और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने भारी सांस ली क्योंकि उसने आईने में औसत दिखने वाले काले बालों वाले, काली आंखों वाले आदमी को अपनी आंखें चौड़ी करके देखा। यह मैं हूं जब मैं पृथ्वी पर था। इवान ने कमरे के शीशे और फर्श को छुआ ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह भ्रम में है या नहीं, लेकिन जब उसने उन्हें छुआ तो सब कुछ वास्तविक लगा। क्या हो रहा है? क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूँ? इवान ने शांत रहने और अपनी स्थिति का विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन जितना अधिक वह उस कमरे को देखता था जहां वह रहता था, उसके विचार उतने ही अस्त व्यस्त होते गए। उसने कमरे के चारों ओर देखा और जल्द ही अध्ययन डेस्क की ओर चला गया जहां उसका पुराना दिखने वाला स्मार्टफोन था। उसने अपना स्मार्टफोन उठाया और तारीख देखी, 29 फरवरी 2020। तारीख को देखते हुए उसकी आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। अरे, क्या यह मेरे मरने से ठीक एक दिन पहले नहीं है? इवान ने जोर से गाली दी क्योंकि उसे अभी भी याद था कि उसे 1 मार्च 2020 को एक साक्षात्कार के लिए जाना था और उसे उसी दिन अपना ट्रांसमिग्रेशन टिकट मिला था। आखिर यहाँ क्या चल रहा है? उसने छाया इंद्रियों का उपयोग करके अपने छाया मरे हुओं के साथ संवाद करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह भी बेकार था। वर्तमान में वह बिना किसी शक्ति के एक सामान्य मनुष्य था और वह कुछ भी नहीं कर सकता था। दस्तक, तारांकन दस्तक। जब इवान अपनी गड़बड़ स्थिति के बारे में सोच रहा था, तभी उसने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। दस्तक की आवाज़ सुनकर उसका हाव भाव तुरंत सामान्य हो गया और उसने भौहें ऊपर उठाईं। कौन हो सकता है? उसने अपने चेहरे पर एक सतर्क भाव के साथ बुदबुदाया क्योंकि भले ही कुछ समय हो गया था, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पृथ्वी पर रहने के दौरान उसके अपार्टमेंट में जितनी बार कोई आया था उसे एक हाथ पर गिना जा सकता है। उसने अपने कमरे के चारों ओर देखा और जल्द ही उसे एक स्टील का पाइप मिला। शायद अपनी शक्तियों का उपयोग न कर पाने के कारण वह थोड़ा पागल था, लेकिन उसकी सहज प्रवृत्ति उसे बता रही थी कि जो व्यक्ति दरवाज़ा खटखटा रहा था वह सामान्य नहीं था। उसने स्टील का पाइप उठाया, जिसे वह अभी भी याद करता है कि वह एक निर्माण स्थल से घर लाया था। चुराया? वैसे मुझे याद नहीं है कि मैंने क्यों चुराया, मेरा मतलब है, मैं यह पाइप घर क्यों लाया? इवान ने अपने चेहरे पर एक अजीब सी भावना के साथ सोचा जब वह अपने हाथों में स्टील पाइप पकड़े हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। दस्तक दस्तक। उसने दरवाजे के सामने रुककर एक गहरी सांस ली और धीरे से उसे खोला। उसने उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की जो छोटे से अंतराल से बाहर था, लेकिन उस व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या इवान ये देखने के बाद दरवाजा बंद करना चाहता था कि बाहर कौन है, या यूं कहें कि क्या है, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया। हालांकि वह दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, लेकिन उसका शरीर अपने आप हिल गया और उसे पूरी तरह से खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने 2 भुजाओं वाला काले धुएं का एक समूह दिखाई दिया। इवान उस अजीब प्राणी पर प्रहार करने के लिए अपने हाथ में पकड़े हुए स्टील पाइप का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं था। तुम यहाँ हो? अचानक इवान का मुंह अपने आप खुल गया और वह एक तरफ हट गया, जिससे वह अजीब प्राणी कमरे में प्रवेश कर गया। क्या चल रहा है? इवान ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह केवल देख सकता था कि उसका शरीर अपने आप हिल रहा है और उसने उस अजीब आकृति को अपने कमरे में प्रवेश करने दिया। अपनी वर्तमान स्थिति में उसे ऐसा लगा जैसे वह केवल एक दर्शक बन गया है और उसका शरीर अपने आप काम कर रहा है। क्या समय आ गया है?
इवान ने एक बार अजीब आकृति के उसके कमरे में प्रवेश करने पर पूछा। हाँ, मैं कल शुरू करूंगा। जब इवान, जो अजीब आकृति और उसके शरीर के बीच बातचीत सुन रहा था, ने काली आकृति की आवाज़ सुनी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसे हथौड़े से मारा हो। क्या यह नहीं है? क्या ये वही आवाज़ नहीं है जो मैंने शैडो किंगडम कालकोठरी के अंदर सुनी थी जब किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं क्या बलिदान करना चाहता हूँ? इवान ने अपने चेहरे पर चौंकते हुए सोचा, टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा के साथ अपनी बातचीत को याद करते हुए। टॉवर ऑफ असेंशन की आत्मा ने मुझे बताया कि यह आवाज़ दुनिया की इच्छा से संबंधित है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे सामने जो चीज़ है वह पृथ्वी की इच्छा है? अध्याय 683। कल हो। इवान के शरीर ने काली आकृति की आवाज़ सुनकर अपना सिर हिलाया और कुछ और नहीं कहा। काली आकृति ने भी कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे गायब होने लगी। 1 सेकंड से भी कम समय में आकृति कमरे से गायब हो गई और इवान ने अपने शरीर पर नियंत्रण पा लिया। क्या क्या बकवास था? इवान ने भारी सांस लेते हुए और ठंडे पसीने से भीगे हुए शरीर के साथ बड़बड़ाते हुए कहा। मैं कल शुरू करूंगा। अचानक आकृति द्वारा बोले गए शब्द उसके दिमाग में गूंजते हैं और उसे याद आता है कि कल वह दिन है जब वह दुर्घटना का शिकार होगा और मर जाएगा। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? इवान ने अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया। क्या मैं अतीत में वापस आ गया हूँ? अगर हाँ, तो वह अजीब काली आकृति कौन थी? मुझे याद नहीं कि दुर्घटना से 1 दिन पहले मैं उनसे मिला था। इवान का दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा गया था और उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जब वह अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके पैरों के नीचे एक छोटा सा जादुई घेरा दिखाई दिया और वह कमरे से गायब हो गया। अध्याय 900 अनदेखी यादें भाग 2। इवान जिस छोटी लकड़ी की झोपड़ी में गया था, वह एक पारदर्शी दिखने वाले सुनहरे रंग के अवरोध से घिरी हुई थी। बूम! अचानक एक छोटे काले रंग के आग के गोले ने सुनहरे रंग के अवरोध पर प्रहार किया, जिससे एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसने आसपास के सभी पौधों और पेड़ों को नष्ट कर दिया। लेकिन आग के गोले से टकराने के बाद भी सुनहरे रंग का अवरोध हिलता तक नहीं था। इसके अलावा, जैसे कि लकड़ी के झोपड़ी के आसपास का वातावरण समय के साथ फिर से जुड़ रहा हो, आग के गोले से होने वाला सारा नुकसान धीरे धीरे गायब हो गया और सब कुछ अपनी पिछली स्थिति में लौट आया। जो पौधे जलकर राख हो गए थे, वे फिर से उगाए और जो पेड़ नष्ट हो गए थे, वे सामान्य हो गए। चीख! बिस्किट ने जब ये देखा तो वह हताश होकर चीख पड़ा और सुनहरे रंग के अवरोध को फिर से तोड़ने की कोशिश की। दुर्भाग्य से अवरोध के खिलाफ उसके सभी हमले बेकार थे और यहाँ तक कि उसके कौशल से होने वाला नुकसान भी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। पक्षी अवरोध पर हमला इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ सेकंड पहले उसे अचानक लगा कि इवान के साथ उसका संबंध, जो उसने अपनी आत्मा को देने के बाद बनाया था, बेहद कमजोर हो गया है। ये सोचकर कि इवान को शायद खतरा हो सकता है, वह तुरंत उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया। लेकिन इवान को खतरनाक स्थिति में खोजने के बजाय उसने लकड़ी की झोपड़ी को ढंकने वाले इस अवरोध को पाया। पारदर्शी अवरोध के बाहर से बिस्किट झोपड़ी के अंदर पुआल के बिस्तर पर लेटे हुए इवान को देख सकता था और पूरा पुआल का बिस्तर एक गहरे नीले प्रकाश में चमक रहा था, जिससे अजीब ऊर्जा के उतार चढ़ाव निकल रहे थे जो न केवल झोपड़ी के अंदर के स्थान को परेशान कर रहे थे बल्कि समय के प्रवाह को भी बाधित कर रहे थे। बिस्किट को बिस्तर पर लेटे हुए देखकर ऐसा लगा जैसे इवान की आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो और वह बस एक मृत शरीर को देख रही हो। लेकिन उसे पता था कि इवान मरा नहीं है क्योंकि वह अभी भी उसके साथ कमजोर संबंध महसूस कर सकता था। यही वजह है कि वह अवरोध को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से अवरोध बहुत शक्तिशाली था और उसके हमले बेकार थे। बिस्किट जब ये सोच रहा था कि उसे अवरोध को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे कुछ महसूस हुआ और उसने पीछे देखा, तभी उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। ये कौन सी जगह है? इवान ने अपने चेहरे पर उलझन के भाव के साथ खुद से पूछा क्योंकि वह खुद को एक ऐसी जगह पर खड़ा पाया जो अस्पताल के गलियारे की तरह लग रही थी। अभी 1 सेकंड पहले वह अपने अपार्टमेंट में था, लेकिन अचानक उसने खुद को यहाँ पाया। वह अपने से थोड़ी दूर पर लगे कांच के दरवाजे की ओर चला गया और देखा कि उसका रूप अभी भी वैसा ही था जैसा कि पृथ्वी पर था। अचानक पहले की तरह उसने एक बार फिर अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और वह अपने आप चलने लगा। वह गलियारे के अंत में चला गया जहां एक कमरा था और एक भूत की तरह उसका शरीर कमरे के बंद दरवाजे से बिना उसे खोले ही निकल गया। क्या बकवास है? इवान भूत की तरह दरवाजे से गुजरते हुए दंग रह गया और उसे अजीब लगा क्योंकि उसे अपने अंदर किसी भी तरह की शक्ति का एहसास नहीं हो रहा था। दरवाजे से गुजरते हुए इवान ने कमरे के अंदर 2 लोगों को देखा, एक पुरुष और एक महिला। महिला थकी हुई नज़र से बिस्तर पर लेटी हुई थी, जबकि पुरुष अपने हाथों में एक नवजात शिशु को पकड़े हुए था। हालांकि महिला थकी हुई दिख रही थी, लेकिन वह नवजात शिशु को कोमल और प्यार भरी नज़र से देख रही थी। पुरुष भी कुछ बोल रहा था, लेकिन किसी कारण से इवान उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। उसका शरीर अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं था, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर तक जोड़े को देखने के बाद उसका शरीर पुरुष के करीब चला गया और उसकी नज़र बच्चे के चेहरे पर पड़ी।
इवान को पता नहीं क्यों, लेकिन बच्चे को देखने पर उसे लगा कि बच्चा कुछ हद तक जाना पहचाना है। मुझे मत बताओ। अचानक उसके दिमाग में कुछ कौंधा और भले ही वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, फिर भी उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि यह आदमी जिस बच्चे को पकड़े हुए है, वह मैं हूं। इवान ने बच्चे को ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। नहीं, है न, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कभी बच्चा था। मुझे यकीन है कि मैं जन्म से ही बड़ा हो गया था। इवान यह नकारना चाहता था कि वह प्यारा सा बच्चा जो आदमी पकड़े हुए था, वह नहीं था, क्योंकि वह खुद को डायपर पहने हुए कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन जितना अधिक वह बच्चे को देखता, उतना ही अधिक उसे यकीन होता कि यह छोटा लड़का वही है। एक पल रुको, चूंकि यह बच्चा मैं हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मेरे सामने वाला आदमी और औरत मेरे माता पिता हैं? इवान ने अचानक सोचा और उस आदमी और औरत की तरफ देखा। जहां तक उसे याद है, धरती पर वह एक अनाथालय में पला बड़ा था और उसने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि उसके जन्म के कुछ दिनों बाद ही वे दोनों एक दुर्घटना में मर गए थे। उस आदमी और औरत को देखकर जो खुशी खुशी बात कर रहे थे, इवान को नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। इवान को यह भी एहसास हुआ कि जिस तरह वह सुन नहीं पा रहा था कि वे क्या बात कर रहे थे, उसी तरह वह जोड़ा भी उसे नहीं देख पा रहा था, भले ही वह उस आदमी के ठीक बगल में खड़ा था। जब इवान सोच रहा था कि वह इस जगह पर क्यों है, तो उसने अचानक देखा कि उस जोड़े ने बात करना बंद कर दिया है। नहीं, बात करना बंद करने के बजाय ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि वे दोनों ऐसे जम गए जैसे कि उनके आसपास का समय रुक गया हो। क्या हो रहा है? इवान ने मन ही मन सोचा और ये देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन वह अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह असहाय था। अचानक उसने देखा कि वही काली आकृति जो उसने पहले अपने कमरे में देखी थी, बच्चे को पकड़े हुए आदमी के बगल में दिखाई दी। हैरानी की बात यह है कि भले ही दंपति स्तब्ध थे, लेकिन बच्चा अभी भी अपना चेहरा हिला सकता था और जब उसने अजीब काली आकृति देखी तब भी उसने किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। वहां आने के बाद काली आकृति ने कुछ नहीं कहा और अपनी एक उंगली बच्चे की ओर उठाई, जिससे उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा प्रवाहित हुई। जैसे ही ऊर्जा बच्चे के शरीर के अंदर गई, उसके सीने पर एक जादुई घेरा दिखाई दिया जहां उसका दिल स्थित था और वह बेहोश हो गया। तुम क्या कर रहे हो, कमीने? इवान ये देखकर चौंक गया और जानना चाहता था कि इस आदमी ने अभी क्या किया है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, उसके आसपास का माहौल अंधेरा हो गया। जैसा कि उम्मीद थी, वह बेकार है। तुम सही हो। अंधेरे में इवान ने एक आदमी की आवाज़ सुनी जिसके पीछे एक औरत थी। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब उसने ये दो आवाज़ें सुनी तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया और उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया, मानो वह किसी को मार डालना चाहता हो। धीरे धीरे उसने अपना सिर आवाज़ों की दिशा में घुमाया और उसके आसपास का अंधेरा स्थान रोशन होने लगा। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, दो आकृतियां जिनकी शक्लें वह ठीक से नहीं देख पा रहा था, उसकी नज़र में आईं। लेकिन इवान को उन दो आकृतियों की परवाह नहीं थी जिनकी शक्लें वह नहीं देख पा रहा था, और उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी एक छोटी सी आकृति पर रुक गई। वह छोटी सी आकृति भी एक शिशु थी, ठीक वैसी ही जैसी उसने कुछ सेकंड पहले देखी थी, लेकिन पिछले शिशु से अलग। इस शिशु के कान तीखे थे और उसके चारों ओर राक्षसों की आभा थी।